आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिखाया गया है, ये आपको एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक क्लासिफिकेशन होता है, उस क्लासिफिकेशन का एक डायग्राम है जिसे बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। किसी एक स्पॉट पर अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है स्पॉट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग डिफरेंट टाइप का क्लासिफाई किया जाता है, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग। ये डिफरेंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो पहले हम ये डायग्राम भी आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक दिखाया गया है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग? Resistance welding is one of the oldest of the electric welding processes. Is used by manufacturing industries today. जो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये बहुत पुरानी पहले से ही चली आ रही है, जो इंडस्ट्री में आज भी यूज हो रही है। नहीं तो धीरे धीरे ऑटोमेशन आता जा रहा है, वेल्डिंग है वो ऑटोमेटिक होती जा रही है, बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी आज भी इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो इस वेल्डिंग के लिए नॉर्मली जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और वहां आर्क जनरेट होता है जिससे हमारी वेल्डिंग होती है। बट एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए हीट के साथ साथ हमें प्रेशर भी अप्लाई करना होता है। हीट जनरेट करते हैं और फिर हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, और उस वेल्डिंग को प्रॉपर होने के लिए हम कुछ टाइम भी देते हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, प्रेशर एंड टाइम। और इसके हेल्प से हम दो मटेरियल को, सभी वेल्डिंग से हम दो मटेरियल को ज्वाइन कराते हैं। अब उस वेल्डिंग में कितना करंट फ्लो होगा, ये डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड होता है। सबसे पहला पैरामीटर कि कितनी थिकनेस के मटेरियल को हमें वेल्ड करना है। सेकंड वन इज मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, करंट लेवल क्या होगा, और जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड की डायमेंशंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रोड पर ये डिपेंड होता है, मटेरियल पर डिपेंड होता है और इलेक्ट्रोड पर डिपेंड होता है कि कितना करंट वहां पर फ्लो होगा। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें दो प्लेट होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम आर्म। उन दोनों आर्म को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, एसी पावर सप्लाई से ज्वाइन कराते हैं। उनमें से जो लोअर आर्म होती है वो आर्म फिक्स होती है, उस आर्म में कोई मूवमेंट नहीं होता, और जो अपर आर्म होती है वो हमारी एक मूवेबल आर्म होती है, उसे हम अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं। और इन दोनों आर्म के बीच में हम उन दो वर्क पीस को रखते हैं जिन्हें हमें ज्वाइन कराना होता है। किन्हीं भी दो प्लेट को अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं तो उन दोनों को इसके बीच में रखते हैं, और इन आर्म्स में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये हमारे आर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिससे यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है।
अब आर्क के साथ साथ हीट तो जनरेट हो गई, हमें इन्हें प्रेस भी करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी अपर आर्म होती है उसे विद द हेल्प ऑफ पैडल हम प्रेस कर देते हैं इसके ऊपर। तो हीट जनरेट होने के साथ साथ वहां पर प्रेशर भी अप्लाई कर देते हैं। और जिस टाइप का हमें जॉइंट चाहिए वो जॉइंट इसकी हेल्प से बन जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग लो वोल्टेज पर होती है, 0.5 से 10 वोल्ट के बीच में वोल्टेज होता है, और यहाँ पर करंट हाई होता है, 1000 से लेके 1 लाख तक की इसकी करंट की रेंज होती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग in resistance welding, coalescence is produced by the heat obtained from resistance of work to electric current in a circuit of which the work is part. वहां पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने दोनों प्लेट्स को, दोनों आर्म को सर्किट से कनेक्ट किया था, उस इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से वहां पर ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर इस वेल्डिंग में हम कोई भी फिलर मेटल यूज नहीं करते। हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम उन्हें प्रेस कर देते हैं। प्रेशराइज्ड एक पैडल होता है मशीन में, उस पैडल को जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारी ऊपर वाली मूवेबल आर्म थी वो वर्कपीस के ऊपर आके उसे प्रेस करती है, उसके ऊपर प्रेशर लगाती है। यहाँ पर जो एनर्जी कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है I²RT। I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस और T होता है टाइम। कितने टाइम के लिए हम इस सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं, उससे हम टोटल एनर्जी की कितनी हीट वहां पर जनरेट हो रही है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Material having higher thermal conductivity is difficult to weld। रेजिस्टेंस वेल्डिंग से जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उन्हें वेल्ड करना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कॉपर। द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड is depends on the surface roughness, cleanness of the metal surface। जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी ये उस सरफेस की रफनेस, उसकी क्लीननेस पर डिपेंड होती है। तो इसलिए वेल्डिंग करने से पहले हमारी जो प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम वेल्ड कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर क्लीन करते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा मटेरियल ना हो जिसकी वजह से वेल्डिंग ना हो पाए, जैसे कि ऑयल फिल्म्स, पेंट्स, ऑक्साइड लेयर्स, इन सभी को हम वेल्डिंग से पहले रिमूव कर देते हैं। अब इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहली हमारी स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या है, मटेरियल्स जो होते हैं, दोनों मेटल जिन्हें हम वेल्ड कर रहे हैं वो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पर, और जो हमारी दो आर्म थी उन दोनों आर्म के बीच में हम उन दोनों प्लेट्स को या उन दोनों मेटल्स को रख देते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रोड लगा होता है, और उसके ऊपर जब हीट जनरेट हो रही होती है तब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ए प्रेशर ऑफ 2 किलोन्यूटन। तो वहां पर हीट जनरेट हो रही है
इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में पास हो रहा है और हम विद द हेल्प ऑफ पैडल प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जो दो ओवरलैपिंग प्लेट थी वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। इस सरफेस एरिया ऑफ द मेटल इन द सेंटर इज मोर हाईली हीटेड। जो उनके सेंटर एरिया है वो बहुत ज्यादा हीटेड होता है और इसलिए वो प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाता है, उसकी डायमेंशंस में चेंजेस आ जाते हैं। देन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, प्रेशर इज अप्लाइड टिल द बेल्ट हैज सॉलिडिफाइड। और सर्किट तो हम ऑफ कर देंगे बट उसे प्रेस तब तक रखेंगे क्योंकि जो बेल्ट मेटल था जिन्हें हम बेल्ट कर रहे थे वो प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गए। वहां पर हीट जनरेट की हमने जिससे वो प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गए। उसके बाद हमने करंट फ्लो ऑफ कर दिया, जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे वो हमने ऑफ कर दी और उस प्लास्टिक स्टेट में हमने उस टाइम प्रेशर अप्लाई किया जिससे वो दोनों पार्ट, दोनों मेटल ओवरलैप सीट बेल्ट हो जाती है और प्रेशर तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाते। जो मेल्ट हुआ था वो मेल्ट होने के बाद आपस में पेस्ट होकर सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा, तब तक हम प्रेशर अप्लाई रखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है फोर्स अप्लाई, फिर हमने करंट ऑन किया, जब ये मेल्ट हो गया प्लास्टिक स्टेट में आ गया फिर हमने करंट को ऑफ कर दिया और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हमने फोर्स को रिलीज कर दिया। ये इसके चारों प्रोसेस यहाँ बताए गए हैं। ये एक स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम दिखाया गया है। ये फिक्स आर्म होती है, ये एक मूवेबल आर्म होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। लोअर आर्म में लगा हुआ है जिसे बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रोड, अपर आर्म में लगा हुआ है उसे बोलते हैं अपर इलेक्ट्रोड। और ये दोनों हमारे वर्क पीस हैं जिन्हें ओवरलैप करके इनके बीच में रखा गया है और यहाँ पर फिर प्रेशर अप्लाई किया गया। ये हीटिंग एरिया दिखाया गया है कि जो दोनों सीट होती हैं उनके बीच वाला जो एरिया होता है वहां पर मैक्सिमम हीट जनरेट करते हैं। तो मिडिल पोर्शन पर जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा पहुंच जाता है। दूसरे वाले डायग्राम में ग्राफ दिखाया गया है, तो सेंटर पर इसका जो टेम्परेचर जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा जाता है और प्रेशर की हेल्प से ये वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। हम किसी एक शीट के ऊपर दूसरी शीट को वेल्ड कर रहे हैं। तो ये स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं। रोबोटिक्स की हेल्प से spot diameter is depends on the electrode diameter। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पर एक स्पॉट बनता है क्योंकि हम दो प्लेट को इस तरह से रख रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोड आके इसके ऊपर और यहाँ से इलेक्ट्रोड आ रहा है। तो जहां ये इलेक्ट्रोड टच कर रहा है ये होता है हमारा स्पॉट डायमीटर। और ये स्पॉट डायमीटर कितना होगा? उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है। जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो गुड इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होने चाहिए, यानी कि गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी। Electrodes are cold roll copper with some Cr and alloys।
स्टील का अगर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो उसका जो करंट होगा 10,000 की रेंज का होगा। एल्यूमिनियम का जो करंट फ्लो होगा उसमें से, सर्किट में से, वो 13,000 एम्पियर की रेंज का होगा। यहाँ पर एप्लीकेशंस दिखाए गए हैं। $8,000 से 10,000 स्पॉट्स इन सिंगल कार कुकवेयर, रेलवे ट्रेन बिल्डिंग्स में। स्पॉट वेल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3.2 mm थिक स्टील, 4 mm थिक एल्यूमिनियम। जो इससे वेल्डिंग कर सकते हैं, ज्यादा मोटी सीट पर हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। 3.2 mm थिक सीट पर ही वेल्डिंग कर सकते हैं अगर स्टील की है। 4 mm थिक सीट पर वेल्डिंग कर सकते हैं अगर वो एल्यूमिनियम की है। सेकंड आती है हमारी सीम वेल्डिंग। सेकंड वन इज सीम वेल्डिंग। जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग थी वो एक स्पॉट पर कर रही थी, किसी एक पॉइंट पर वेल्डिंग कर रही थी। जैसे कोई बर्तन होता है, उसमें हम हैंडल लगाते हैं, एक स्पॉट वेल्डिंग से एक पॉइंट पर उसे पेस्ट करा देते हैं, चिपका देते हैं, तो वो हमारी स्पॉट वेल्डिंग थी। सीम वेल्डिंग क्या है? ये एक कंटिन्यूअस वेल्डिंग होती है। मल्टीपल स्पॉट्स किसी भी प्लेट पर ये बना सकती है, तो उससे एक कंटिन्यूअस वेल्डिंग आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ स्पॉट होते हैं और जो इसके इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक डिस्क की तरह होते हैं। जहां हम वेल्डिंग कर रहे हैं जिन दो पार्ट को, उनमें वो रोलर की तरह रोल होते हैं और जो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर कोई शीट है, उस शीट को रोल्ड करके अगर हमें कोई पाइप बनाना है तो हम वहां पर सीम वेल्डिंग करेंगे। एक शीट को रोल किया और रोल करने के बाद एक इलेक्ट्रोड को उस शीट के अंदर से पास कराया और एक इलेक्ट्रोड को उस शीट के ऊपर से पास कराया। जब वो उसके ऊपर से पास होगा तो वहां पर सीरीज ऑफ स्पॉट्स आ जाएंगे, कंटिन्यूएशन में वहां पर वेल्डिंग होती रहेगी। तो वहां पर हमारा कंप्लीट पाइप वेल्ड हो जाएगा। जैसे फ्यूल टैंक होता है बाइक का, उस पर वेल्डिंग होती है, वो सीम वेल्डिंग होती है। कंटिन्यूअस वहां पर स्पॉट्स जनरेट होते रहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिस्क की फॉर्म में होते हैं, कोल्ड रोल्ड कॉपर के बने होते हैं, कैडमियम क्रोम एलॉयज होते हैं। इलेक्ट्रोड का डायमीटर 40 से लेके 350 mm तक होता है। ये उस वर्कशीट के ऊपर डिपेंड होता है जिसमें हम सीम वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है 2000 से 5000 एम्पियर की रेंज का करंट फ्लो होता है और यहाँ पर हमें हाई प्रेशर अप्लाई करना होता है, हाई फोर्स लगाना होता है। 5 to 6 किलो न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लगाना होता है। और जो वेल्ड स्पीड होती है वो 0.5 से 3.5 मीटर पर मिनट की हमारी वेल्ड स्पीड होती है। इलेक्ट्रोड को कूल करने के लिए वाटर स्टीम हम डायरेक्टली यूज करते हैं और इससे हम जो शीट को वेल्ड कर रहे हैं उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। 0.25 से 3.2 mm थिक शीट को हम वेल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीम वेल्डिंग। तो यहाँ पर ये टैंक भी दिखाया गया है डायग्राम में। तो टैंक्स, ट्यूब्स, एयर टाइट जॉइंट्स, ये हम सीम वेल्डिंग के थ्रू करते हैं। जहाँ भी हम पाइप्स ज्वाइन कर रहे हैं या हम टैंक बना रहे हैं या हमारा जो एयर फ्यूल टैंक होता है उसे बना रहे हैं, कोई भी एयर टाइट ज्वाइंट कर रहे हैं, तो वहां पर हम
सीम वेल्डिंग यूज करते हैं। ये सीम वेल्डिंग का डायग्राम दिखाया गया है। प्रोसेस वही है सेम, फिक्स आर्म होती है, मूवेबल आर्म होती है। उन पर जो इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे उनकी जगह पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो रोल्ड फॉर्म में किए जाते हैं, रोलर जो कंटिन्यूएशन में रोल हो सके। तो यहाँ पर व्हील की फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं। इनका डायमीटर डिपेंड होता है कि किसे हम वेल्ड कर रहे हैं, और इसके बीच में जिस प्लेट को हमें वेल्ड करना है उस प्लेट को रखते हैं। एक रोलर हम डाउन नीचे रखते हैं, एक रोलर हम अपवर्ड रखते हैं। करंट इसमें सप्लाई देते हैं। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स रखे हुए, करंट 2000 से 5000, फोर्स 5 किलो न्यूटन से 6 किलो न्यूटन, रोलर का डायमीटर 40 से 350, स्पीड वेल्ड स्पीड 0.5 से 3.5। तो यहाँ पर ये अलग अलग शीट्स दिखाई हुई हैं जो वेल्ड हुई थी। अब इसमें एक आती है हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में हमारे मल्टीपल स्पॉट्स आ रहे थे सीरीज में, कंटिन्यूएशन में। और स्पॉट वेल्डिंग में क्या था, एक स्पॉट बन रहा था किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि जब किसी सरफेस का हमें मल्टीपल स्पॉट में वेल्ड करना हो, एक स्पॉट हो गया सिंगल स्पॉट, अगर एक से ज्यादा स्पॉट हमें चाहिए तो उस टाइम पर या तो स्पॉट वेल्डिंग हम अलग अलग पॉइंट पर करेंगे जिससे हमारी वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर मोर देन वन स्पॉट है तो हम वहां पर प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूज करते हैं। जैसे एक हमारा यहाँ था, एक हमारा यहाँ था, और ये दोनों हमारे हो गए इलेक्ट्रोड, और इसमें हमारी लगी होती हैं आर्म्स, फिक्स आर्म एंड मूवेबल आर्म। उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन वेल्डिंग की अगर बात करें, इट इज ए लाइक ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन, बट हियर ए सीरीज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग इज डन एट ए टाइम। एक से ज्यादा स्पॉट की रिक्वायरमेंट है तो एक साथ वो कर सकता है। स्मॉल डिम्पल्स और प्रोजेक्शंस आर एम्बोस्ड और coined on one of the sheets. When the current is applied, the projection soften and are pushed back in place by the electrode pressure as the weld spot form. इसमें क्या होता है कि जो कोई भी प्रोजेक्टेड पार्ट निकला होता है किसी एक मेटल का, उसे हम दूसरे मेटल के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। जब हम वहां पर हीट सप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर सरफेस हमारा मोल्टन फॉर्म में पहुंच जाता है, प्लास्टिक स्टेज में पहुंच जाता है, और उसके बाद हम उसके ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो वो उसमें अंदर बैठ जाता है और फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। ये जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो जिन सीट्स को हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जिनकी वेल्डिंग कर रहे हैं, वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, और इसकी हेल्प से हम 3 mm थिकनेस की सीट को वेल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। फिक्स आर्म होती है, मूवेबल आर्म होती है, उनमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वो दोनों सीट होती हैं जिन्हें हमें वेल्ड करना होता है, एक ये, और ये इसमें जो निकले होते हैं ऐसे, इन्हें बोला जाता है प्रोजेक्शन। और ये सीट विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर वेल्ड हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारी स्टड वेल्डिंग। यहाँ पर ये स्टड वेल्डिंग दिखाई हुई है। स्टड वेल्डिंग यूज्ड टू वेल्ड लार्ज डायमीटर फास्टनर ऑन द प्लेट्स। प्लेट के ऊपर लार्ज डायमीटर के फास्टनर को वेल्ड करने के लिए हम स्टड वेल्डिंग यूज करते हैं। जो आर्क प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द फ्लैट सरफेस ऑफ वर्कपीस एंड स्टड। उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। द आर्क मेल्ट द एंड ऑफ स्टड and the stud is forced on the work surface. A special welding gun is used. It contains spring, solenoid, trigger, timer, etc. To avoid oxide formation, the front end of the stud is coated with flux. This process is used for mass production. यहाँ पर ये स्टड वेल्डिंग का डायग्राम दिखाया गया है। उसके बाद है बट वेल्डिंग। नेक्स्ट इज बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग दो तरह की होती है, अपसेट बट वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग। पहले हम बात कर रहे हैं अपसेट बट वेल्डिंग की। इन बट वेल्डिंग द वर्कपीस इज क्लैम्प्ड इन कॉपर जॉ। दो क्लैंपर होते हैं, उन क्लैंपर के बीच में वर्कपीस को हम क्लैंप कर देते हैं, और जो वर्कपीस होते हैं एंड देयर में बी सम एयर गैप इज बिटवीन द वर्कपीस। हियर देयर इज नो आर्किंग टेकन प्लेस। Jaw are brought together in a solid contact when the current flow through the point of contact of jaw to form a locality of high electric resistance. At this point, the applied pressure upset or forge the parts together. This process is mainly used for joining non-ferrous materials such as rods, wires, tubes, etc. यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया अपसेट वेल्डिंग का कि दो जॉ होते हैं, यानी कि क्लैंपिंग डिवाइस होती हैं, उस पर दोनों वर्कपीस को हम क्लैंप कर देते हैं, जिसमें से एक हमारी फिक्स डिवाइस होती है, फिक्स क्लैंप होता है, एक हमारा मूवेबल क्लैंप होता है। इन दोनों क्लैंप को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद इस मूवेबल शू को हम मूव कराते हैं टुवर्ड्स द फिक्स शू, फिक्स क्लैंप, और ये वेल्डिंग हमारी ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस वेल्ड कंप्लीट हो जाती है। सेकंड वन इज फ्लैश बट वेल्डिंग। यहाँ पर भी दो क्लैंपिंग डिवाइस होती हैं जिनमें वर्कपीस को क्लैंप करते हैं, और जॉ को हम, जो क्लैंपर होते हैं उन्हें हम वाटर कूल्ड करते हैं। यहाँ पर हैवी करंट पास किया जाता है उनके बीच में। जब
करंट पास हो रहा है और इलेक्ट्रोड जो वर्कपीस दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। जब दोनों एंड वर्कपीस के जिन एंड को हम ज्वाइन करा रहे हैं वो फ्यूजन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, तो हम पावर को ऑफ कर देते हैं और फिर हम प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके उन दोनों को वेल्ड करा देते हैं। जो भी हमारे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जो भी हमारे वेल्ड मेटल से बाहर पार्ट्स निकल जाते हैं, उन्हें ग्राइंडर की हेल्प से हम रिमूव करा देते हैं। यूज्ड टू जॉइन वेरियस क्रॉस सेक्शन टू वेल्ड शीट एंड नॉन फेरस एलॉयज। यहाँ पर ये दिखाया गया है, जो करंट पास हो रहा है, हाई करंट पास हो रहा है, जैसे ही दोनों वर्कपीस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर हैवी करंट पास होता है। तो ये आज के इस लेक्चर में टोटल डिस्कस हुआ है अबाउट रेजिस्टेंस वेल्डिंग।